What's up, dear students and my dear friends? Welcome to Curio। और आज हम आ चुके हैं अपने नए लेक्चर के साथ। इसमें जस्ट डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स जो कि होने वाला है हमारा फोर्स से रिलेटेड, फोर्स यानी बल। ठीक है गाइस। और थोड़ा सा चेंज है जस्ट कि हम लोग पहले लिखते थे और अब वो लिखने की जगह पूरा फुल लिखने की जगह माइंड में बनाया, क्योंकि माइंड में रखने में और आसानी होती है कोई चीज़ करने में। पहले स्टार्ट करें। फोर्स क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिखा है एक चीज़, पुश एंड पुल, यानी किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना। कैसे? जैसे मानता हूँ एक सेकंड, जैसे मानता हूँ पुश और पुल लिखा है मैंने। पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना। और पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट में अपना एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं, यानी पुश और पुल कर रहे हैं, यही तो फोर्स है ना भाई। तो इससे क्या होता है? पुश और पुल करने से क्या होता है, क्या क्या चेंज हो जाता है? तो इसका शेप चेंज हो जाता है और उसका साइज़ चेंज हो जाता है, इसका स्टेट चेंज हो जाता है और डायरेक्शन चेंज हो जाता है। कैसे? शेप कैसे चेंज हो जाता है? हम लोग कभी पता है, एक रबर वाला बॉल होता है, रबर के का जो बॉल है, मान लो उस बॉल को लेते हैं, तो उस बॉल को जब हम लोग दबाते हैं अपने हाथों से, तो क्या वो अपना साइज़ चेंज नहीं करता है, शेप चेंज नहीं करता? शेप चेंज करता है मतलब रबर वाला रहता है वो सिलेंडर फॉर्म में ऊपर हो जाता है। और साइज़ कैसे? उसका साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है। अब देखो स्टेट के लिए मैं बताता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट कैसे अपना स्टेट चेंज करता है। ठीक है, मैं सिंपल सा टर्म लेता हूँ। हम लोग घर में आटा गूँथाता है ना, आटा आटा जब गूँथाता है तो क्या होता है, उसमें पानी डालते हैं, इसको मैश करते हैं और उसके साथ हम लोग फिर उसको गूँथते जाते हैं, उसका स्टेट चेंज हो जाता है। पहले एकदम ऐसे स्टेट में सॉलिड अदर स्टेट में रहता है कि मतलब वो इधर से उधर फटक जाए, डॉट 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 रहता है। उसके बाद क्या होता है, तो वो एकदम से जब एक शेप में आ जाता है, फॉर्म में आ जाता है। और डायरेक्शन में कैसे चेंज होगा? फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, यहाँ पे एक बॉल है। अब इस बॉल पे मैं इधर से एक पुश लगाता हूँ। ठीक है, पुश नहीं लगाता हूँ, मानो ये फुटबॉल है, फुटबॉल में मैंने लात लगाई, इधर इधर से फोर्स लगाया, यानी एकदम से उसको पुश किया। जब पुश करूँगा तो इस डायरेक्शन में भागेगा। तो क्या डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं? वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और फिर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। इससे क्या समझ में आया कि हमारा डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। और एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। चलो, तो इससे तो समझ में आ गया फोर्स होता क्या। अब फोर्स सबसे पहले कौन दिया था, फोर्स के बारे में कौन बताया था? तो हमारे वही बाबा थे। कौन? न्यूटन बाबा। उन्होंने फोर्स के बारे में बताया था। और हम लोग मोशन वाला चैप्टर उनकी बुक का नाम पढ़े थे, द प्रिंसिपल। यही वो बुक है, यही वो बुक है जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम फोर्स का जिक्र किया था। कब? तो 1687 में। ठीक है, कब? तो 1687 में। चलिए, और फोर्स की कुछ यूनिट भी होगी क्या? फोर्स तो उससे निकल के आता है। फोर्स की जो यूनिट होती है, एक ऐसा यूनिट होती है, एक CGH यूनिट होती है। तो ऐसा यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, जो कि कितना को हम न्यूटन मानते हैं, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ही न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, चाहे डाइन 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 नहीं। अब देखो सिंपल सी बात है, ये टर्म था हमारे क्लास में हम लोग याद करते हैं थे कि 1 GF इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, वैसा कुछ लॉजिक नहीं है, सिंपल सा वो डायन नहीं है, यहाँ पे डाइन है। ठीक है, तो ये जो डाइन होता है वो कितना होता है, तो 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी जो ऑब्जेक्ट का मास है, जितना ऑब्जेक्ट का मास है और जितना उसका एक्सेलरेशन निकल के आता है, इन दोनों को जो जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? हमारा टोटल फोर्स निकल के आ जाता है। अब एक और टर्म है कि फोर्स क्या है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। कैसे दोनों चीज़ है? तो डायरेक्शन, मैं बताता फोर्स हमेशा लिखता हूँ लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में। ऐसे लिखते हैं ना कि हम लोग फोर्स इन सारे डायरेक्शन में लगा रहे हैं। चलिए एक सेकंड, अब आते हैं आगे। अब जब आ गया तो इससे समझ में आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? कोई एक नंबर। फोर्स तो मैं बोला फोर्स कितना, मैं 7 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ। कौन साइड में? तो नॉर्थ साइड में। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या हो रहा है? कौन सा डायरेक्शन में? 7 न्यूटन में
फोर्स लगाता हूँ कौन से डायरेक्शन में, तो नॉर्थ डायरेक्शन में। अब मैं बोलूँ कि मैं यहाँ से क्या कहते हैं ना ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ 7 न्यूटन ही, ठीक है। और फिर बोलूँ कि नहीं मैं वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, दोनों चीज़ से क्लियर है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब फोर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए तो फोर्स हर टाइप से डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे 6-7 टाइप है, बस इस वक्त ख़त्म हो जाता है। दो जो कॉमन पड़ते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, एक सेकेंड, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये दो टाइप का फोर्स के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी के टच में आना, किसी के साथ जुड़ जाना, यानी बिना जुड़े उसका काम नहीं चलेगा, उसको कॉन्टैक्ट बोलते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट यानी दूर से, ठीक है, ट्रांसमिट हो गया, एज एग्जाम्पल में ट्रांसमिट को कॉन्टैक्टेबल नहीं बोलते, ठीक है। तो उसी कॉन्टैक्टेबल का एग्जाम्पल दिया हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स का फ्रिक्शन, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल दिया है ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और जो बच गया ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसा टॉपिक है नहीं उसका कुछ ज़्यादा वास्ट है, ज़्यादा बोलिएगा आप लोग तो उसको पढ़ा दिया जाएगा एक्स्ट्रा से। ग्रेविटेशन अगले चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे, और फ्रिक्शन ज़्यादा। फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण। देखिए एक मैं सरफेस ले लेता हूँ, सिंपल सा बात है, सरफेस ले लेता हूँ, ठीक है। तो मानो इस सरफेस पे क्या है, इस सरफेस पे ये मान लेता हूँ, छोटा छोटा डॉट दे देता हूँ। इसे क्या समझ में आता है, ये डॉट दे दूंगा मतलब यहाँ पे छोटी छोटी गिट्टी विट्टी पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस पर क्या हमें चलने में दिक्कत होगा, हाँ जी चलने में दिक्कत होगा। लेकिन मैं एक फ्लैट सरफेस ले रहा हूँ, इस पर पूरा क्या गिरा हुआ है, इस पर तेल गिरा हुआ है, क्या गिरा हुआ है, तेल गिरा हुआ है। तो इस पर चलने में दिक्कत होगी कि इस पर चलने में दिक्कत होगी। तो इस केस में क्या होगा कि जितना रफ सरफेस होता है उतना ही रफ सरफेस पे हमें चलने में दिक्कत नहीं होती है, और जो फ्लैट सरफेस होता है फ्लैट सरफेस पे हमें चलने में दिक्कत होती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अगर जो फ्रिक्शन होता है ना हमेशा फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो जिस दिशा में फोर्स लगती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करता है, तो अपना फोर्स लगाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर जब हम आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन पीछे लगता है, जिस वजह से हम गिर नहीं पाते हैं। लेकिन वही आयर वाले सरफेस पे क्या होता है, सरफेस फ्लैट हो जाता है, तो हम इसके साथ आगे चल जाते हैं, और इस केस में हम उलट जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बैलेंस फोर्स क्या होता है और नॉन बैलेंस फोर्स क्या होता है। चलिए इसके लिए सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आराम से क्लियर समझ में आ जाएगा। मानो एक ऑब्जेक्ट है, एक सेकेंड, और एक ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है। जैसे हम लोग खेले होंगे, एक बचपन में गेम खेले होंगे तो 4-5 लोग बैठ जाते थे और दोनों साइड से रस्सी खींचते थे। वो वाला गेम तो सब लोग खेले होंगे। उस गेम में क्या होता था कि दोनों साइड से लोग खींचते थे, जिस साइड लोग ज़्यादा होते थे, जिस साइड के लोगों को ज़्यादा पावर होता था उस साइड वो चला जाता था, उस साइड घूम के चले। मानो कि अगर मैं मानता हूँ इधर वाले लोग, ये लोग बहुत मजबूत थे तो घिंच के इधर चला जाएगा। जब ये घिंच के इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक अनबैलेंस फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड इक्वल फोर्स नहीं लगा, ठीक है। और जब दोनों साइड इक्वल फोर्स लगेगा, मानो इधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जब दोनों साइड से 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा उस केस में क्या होगा, तो उस केस में नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और नॉन बैलेंस में नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। अब कैसे जीरो नहीं होता है अभी बता रहे, देखिए क्या हुआ। मैंने कहा एक साइड से मैंने 7 न्यूटन फोर्स लगाया और दूसरे साइड से मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया। जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है हमारा, 5 न्यूटन आ रहा है, यानी 5 न्यूटन आ रहा है। इसका कहने का ये मतलब हो गया कि हमारा नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब वही उस केस में, दूसरे केस में क्या होता, एक साइड से भी 7 न्यूटन और दूसरे साइड से भी 7 न्यूटन। जब दोनों साइड से 7 न्यूटन लगेगा फोर्स, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इससे बैलेंस और नॉन बैलेंस तो समझ में आ गया होगा हमारा कि क्या होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। ये टर्म सुने, बहुत कंफ्यूजन पैदा करने वाला टर्म है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स जो होता है एक्चुअली में वो क्या होता है, जो हमारे मोमेंटम में चेंज होता है
चेंज इन मोमेंटम, क्या लिखा है? चेंज इन, जो मोमेंटम बदलता है। मोमेंटम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, मोमेंटम क्या होता है। जो मोमेंटम बदलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। अब इम्पल्स के लिए यूनिट क्या निकल के आता है? तो इसका यूनिट होता है न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। अब कैसे न्यूटन सेकेंड आ जाता है? देखिए, तो इम्पल्स का फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू मोमेंटम, ठीक है, फोर्स इंटू मोमेंटम। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। इसे क्या निकल के आ जाता है? फोर्स इंटू मोमेंटम। अब आगे कुछ टॉपिक है, ठीक है, दो टॉपिक बचा है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। दो टॉपिक, उसके बाद खत्म है। आज भी लेक्चर थोड़ा छोटा हो जाएगा, चलिए, तो इसलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर लेंगे, और अगर कुछ टाइम मिलता है, नहीं तो उसको नेक्स्ट ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो कोई नहीं, और एक काम करता हूँ। तो सबसे पहले हमें सेंट्रीपिटल फोर्स जान लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? चलिए, मैं लेता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया। अब क्या हुआ? अब इस सर्कल में यहाँ पे सेंटर है, तो वो ऐसा फोर्स जो सेंटर के साइड होता है, सेंटर के साइड झुका हुआ होता है, ठीक है, झुक के इसके चारों साइड घूमेगा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग मौत का कुआं देखे हो कभी? तो मौत के कुआं में क्या होता है? दोनों टर्म सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों यहीं से समझ में आ जाएगा। होता क्या? सेंट्रीपिटल में क्या होता है? टुवर्ड्स सेंटर होता है, यानी सेंटर की तरफ होता है, और सेंट्रीफ्यूगल में अवे फ्रॉम सेंटर होता है, यानी सेंटर से दूर होता है। इस केस में क्या हो गया? तो जो मौत का कुआं होता है उसमें क्या होता है? सिंपल सा टर्म, कि जो दीवार होती है वो सेंटर के साइड में फोर्स लगाती रहती है, और जो खिलाड़ी होता है वो सेंटर से बाहर फोर्स लगाते रहता है। यानी जो सेंटर से बाहर फोर्स लगाता है वो कौन सा फोर्स हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। और जो सेंटर के अंदर के साइड फोर्स लगाएगा वो क्या हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। और शायद से बस इतना ही कुछ था हमारे लेक्चर में। देखिए, माइंड मैप की यही खासियत है कि हमारे लेक्चर जो होते हैं काफ़ी छोटे हो जाते हैं और काफ़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, समझें। और नेक्स्ट टाइम से इससे बड़ा बड़ा लेक्चर ट्राई करेंगे करने का हम लोग। ओके, चलिए, चले, थैंक यू।